हेलो दोस्तों, टॉपर्स कॉस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तिलक शर्मा आज फिर उपस्थित हूं अपने बैच 10 कदम को लेकर। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, वो टॉपिक जो तिलक सर के बहुत दिल के पास में है। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम उस टॉपिक को कवर करेंगे जो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, कथन और तर्क, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। तो जब भी आप किसी पुलिस के एग्जाम के लिए जाते हैं या एसएससी के एग्जाम के लिए जाते हैं तो वहां पर आप कथन और तर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। अब उन क्वेश्चंस के आंसर आप अपने एंड से तो लगाने की कोशिश करते हैं कि अपने एंड से आपने सही कर दिया है, लेकिन जब आप घर पर पहुंचते हैं और आंसर मैच करते हैं तो वहां वो गलत हो जाता है। तो उसी गलती को हम सुधारेंगे आज की इस क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम लोग कथन और तर्क को समझेंगे कि किस तरह से हमें इसके क्वेश्चंस लगाने हैं और इसको सॉल्व करने की क्या ट्रिक होती है। जी हाँ, कथन और तर्क के लिए आज हम ट्रिक भी जरूर डिस्कस करने वाले हैं आज की इस क्लास में। अभी तक कोई भी कथन और तर्क को लेकर ट्रिक नहीं बताता है, लेकिन हम लोग आज की इस क्लास में ट्रिक को भी डिस्कस करेंगे बड़े ही अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले कथन और तर्क की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको एक कथन दिया जाएगा और उस कथन के रेस्पेक्ट में आपको दो तर्क दिए जाएंगे। तो अब जब भी आपको कथन गिवन होगा, स्टेटमेंट गिवन होगा, तो उसके रेस्पेक्ट में आपको तर्क दिए जाते हैं। एक तर्क पॉजिटिव होता है और दूसरा तर्क नेगेटिव, यानी कि पहला तर्क हाँ के रेस्पेक्ट में होगा और दूसरा तर्क नहीं या नो के रेस्पेक्ट में रहेगा। तो यहां पर यस और नो के रेस्पेक्ट में दो तर्क दिए जाएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इन दोनों तर्कों से आपको यह पहचानना है कि जो कथन है वो इन तर्क को अनुसरण कर रहे हैं, जो तर्क है वो इस कथन को अनुसरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें कि जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो हमें इमोशनली या फिर हमें अपने तक आपका चीजों को लेकर नहीं आंसर करना है, एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आंसर करना है कि अगर हम किसी हाई अथॉरिटी पे हों या फिर हमारे हाथ में कोई पावर हो कि हम कुछ भी काम अपने तरीके से कर सकें, तो उस केस में हमें क्या है, लोगों के बारे में सोच के लिए या फिर एक पब्लिक के बारे में सोचकर हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो उन्हीं को हम लोग तर्क में आपका डिस्कस करेंगे यहां पर कथन और तर्क के साथ में। तो आज की इस क्लास में अगर हम बात करें तर्क की कि तर्क अगर पॉजिटिव है और कथन भी अगर पॉजिटिव है, ये ट्रिक है कथन और तर्क की कि तर्क भी पॉजिटिव कथन भी पॉजिटिव, तो आपका जो तर्क रहेगा वो क्या करेगा, फॉलो करेगा किसको, कथन को। ठीक है, तो यहां हमें ये चेक करना होता है कि जो तर्क है वो कथन को फॉलो करता है या नहीं। तो अगर कथन पॉजिटिव है, तर्क भी पॉजिटिव है, तो वो उसको फॉलो करेगा। लेकिन अगर कथन पॉजिटिव है और तर्क नेगेटिव है तो वो उसको क्या करेगा, फॉलो फिर नहीं करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब कई स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा कि सर ये हमें पता कैसे लगेगा कि कथन कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है। तो यहां पर जब भी आपको कथन दिया जाएगा तो आपको उसको पढ़कर और खुद से जज करना है। ये खुद से जज करना आपको कब आएगा, जब आपको क्वेश्चंस की थोड़ी एक प्रैक्टिस करा दी जाएगी। तो आज की क्लास में उन्हीं हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर कथन पॉजिटिव है तो तर्क अगर पॉजिटिव होगा तभी उसको सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह से अगर कथन नेगेटिव है यानी कि स्टेटमेंट आपका नेगेटिव दिया है तो उसके रेस्पेक्ट में अगर कथन पॉजिटिव होता है तो जो तर्क है वो उसको कभी फॉलो नहीं करेगा। लेकिन अगर कथन नेगेटिव है और तर्क भी नेगेटिव है तो वो उसको क्या कर जाएगा, फॉलो कर जाएगा। ठीक है, इसके साथ कुछ हमें कथन ऐसे भी मिलेंगे जिसकी कुछ पॉजिटिव साइड होंगी और कुछ क्या होंगी, नेगेटिव साइड होंगी। तो यहां पर हमें कथन देखकर ये पता लगेगा, उसको हम जब पढ़ेंगे तो हमें ये आइडिया लगेगा कि उसकी कुछ तो पॉजिटिव साइड है और कुछ नेगेटिव साइड है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें ये चेक करना होगा कि जो पॉजिटिव यानी कि आपका जो तर्क पहला वाला जो पॉजिटिव तर्क है वो उसकी पॉजिटिव साइड को इंडिकेट करता है या नहीं करता है। इसी तरह से नेगेटिव वाला तर्क उसकी नेगेटिव साइड को इंडिकेट करेगा या नहीं करेगा। तो यहां पर हम लोग अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं तो दोनों तर्क आपके क्या होंगे, अनुसरण करेंगे। तो ऐसा कब होगा, जब कथन पॉजिटिव और नेगेटिव उसकी दोनों साइड्स होंगी। तो ये भी हम लोग एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, एमसीक्यू से हम लोग समझेंगे कि कब कथन की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स होती हैं। तो जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होगी तो आपको तर्क को पढ़कर ये पहचानना है कि वो जो तर्क पॉजिटिव है वो उसकी पॉजिटिव साइड को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, या नेगेटिव वाला तर्क उसकी नेगेटिव साइड को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। उसके अकॉर्डिंग फिर हमें आंसर करना है। तो ये तो इसके बेसिक के बारे में और ट्रिक के बारे में हमने बात कर ली।
दूसरा, जब भी हम बात करेंगे क्वेश्चंस की तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके एग्जाम में तो 4 ही ऑप्शन होते हैं। यहाँ एक एक्स्ट्रा हमने ऑप्शन लिया है आइदर 1 और 2 का, यानी कि या तो तर्क 1 या तर्क 2 अनुसरण करता है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन के आंसर आइदर और में भी आते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर ये ऑप्शन लिया है। अदरवाइज आपके एग्जाम में ए, बी और ये डी और ई, ये 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। या तो पहला तर्क केवल अनुसरण करेगा, या केवल दूसरा तर्क, या ना तो पहला ना दूसरा अनुसरण करेगा, या दोनों तर्क अनुसरण करेंगे। इसी केस में आपको आंसर करना है। अब आज की क्लास में जो भी क्वेश्चंस हम लोग कराएंगे तो उनको क्या करना है, आपको स्क्रीन पॉज करके आपका जो भी आंसर आएगा उसको टिक करना है या लिख लेना है कॉपी पर। बाद में आपको ये चेक करना है कि सर ने जो आंसर बताया था वो आपके आंसर से मैच करता है या नहीं करता है। उसके बाद में आपका जो भी स्कोर आएगा आप उसको कमेंट में जरूर शेयर करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो लगातार अपने जो मार्क्स उनके स्कोर हो रहे हैं 10 का दम वाले बैच में, वो कमेंट में शेयर करते हैं। तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही एक बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है, क्योंकि उन्हें पता लगता है कि वो एक्चुअली में है कहां पर, वो कहां पर स्टैंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको पहले ही बता दिया जा रहा है कि इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल भी टॉपिक होंगे, जिस पे आप हो सकता है कुछ पॉइंट पर आप सहमत हो या ना हो, या फिर आपको ये लगे कि हाँ सर ये चीज़ गलत बता रहे हैं, या फिर ये चीज़ आपका इस तरीके से होनी चाहिए। लेकिन आपको जो आंसर करना है वो आपको उसी हिसाब से करना है जिस हिसाब से आयोग आपसे चाहता है। तो आपको अपनी सोच को दूर रखते हुए आपको बस ये देखना है कि आपका जो आंसर आएगा वो आयोग जो आंसर देगा उससे बस मैच करना चाहिए। चलिए इसको हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, क्या ग्रामीण भारत में कृषि का मशीनीकरण होना चाहिए? तो ग्रामीण भारत यानी कि हमारा जो भी रूरल एरिया है उसमें कृषि का मशीनीकरण मतलब खेती किसानी में हम लोग जो नई नई मशीनों का यूज करते हैं, ट्रैक्टर का और इसके अलावा थ्रेसर वगैरह बहुत सारी चीज हैं, हार्वेस्टर का भी यूज करते हैं हम लोग कटाई वगैरह के लिए। तो उन सब का यूज होना चाहिए, यानी कि कृषि का मशीनीकरण होना चाहिए। अब आपको ये पहचानना है कि ये जो स्टेटमेंट है या कथन है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो आपको ये पता लगेगा कि जो किसान होता है जब भी वो खेती करता है, किसान जब भी खेती करेगा तो उसका मेन टारगेट क्या होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन दे या फिर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा उसकी सेल होगी और उतना ज्यादा उसके पास में पैसा आएगा। तो कृषि का जो मेन टारगेट है, मेन मोटिव है, वो क्या है? आपका प्रोडक्शन। जितना ज्यादा प्रोडक्शन, चाहे वो आपका नई मशीनरी का यूज करके ही क्यों ना किया जाए। अब इसमें कथन की बात करें तो कथन क्या है हमारा? पॉजिटिव है कि हाँ कृषि में जो आपका मशीनें हैं उनका यूज किया जाना चाहिए और आपका कृषि का मशीनीकरण होना चाहिए। अब इसमें पहला तर्क क्या है? हाँ इससे अधिक उत्पादन होगा, यानी कि अगर हम कृषि में मशीनीकरण करते हैं तो उससे आपका प्रोडक्शन और इंक्रीज कर जाएगा, उत्पादन इंक्रीज करेगा। तो अब कथन पॉजिटिव है और तर्क क्या है? ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये इसको क्या कर जाएगा? सपोर्ट कर जाएगा। क्या इस स्टेटमेंट की कोई भी नेगेटिव साइड है? क्या हम अगर मशीनों का यूज कर रहे हैं तो उससे कुछ हमें नुकसान हो रहा है? प्रोडक्शन जो हमारा टारगेट था, जो अल्टीमेट एम था, वो तो हमारा पूरा ही हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोग ये सोचेंगे कि सर जब मशीनों का बहुत ज्यादा यूज होने लगेगा तो उस समय क्या होगा? बहुत से किसान जो आपके मजदूर होते हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनको कौन सा काम दिया जाएगा या फिर वो कहाँ जाएंगे फिर? तो आपको उनके बेरोजगार होने के चलते ऐसा नहीं है कि मशीनों का यूज बंद कर देना है, उनको कोई दूसरा काम आपका दिया जाना चाहिए या तो फिर उनको स्किल किया जाना चाहिए ताकि वो मशीनों पर काम कर सकें। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि लोग बेरोजगार हो जाएंगे उसके चलते हमें मशीनों का यूज बंद करना है या कम करना है। तो यहाँ सेकंड वाला जो तर्क है वो इसी से रिलेटेड है, नहीं इससे बहुत से ग्रामवासी बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये आपका नेगेटिव तर्क है, क्योंकि इसकी कोई भी नेगेटिव साइड नहीं है, इसलिए नेगेटिव वाला तर्क इसको कभी भी फॉलो नहीं करेगा। तो बहुत से बेरोजगार हो जाएंगे तो उनको हम कोई दूसरा काम दे देंगे या फिर उनको कोई दूसरी स्किल सिखाकर दूसरे किसी फील्ड में हम एंगेज कर देंगे। तो यहां जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? पहला ए ऑप्शन, केवल तर्क एक अनुसरण करता है। केवल तर्क एक अनुसरण करता है। तो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इनका ये आंसर सही था या नहीं था। चलते हैं इसके
अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहां पर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, उसकी कोई भी नेगेटिव साइड नहीं है, इसीलिए जो तर्क पॉजिटिव होगा वही उसको सपोर्ट करेगा। अगर आप इसमें क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इस ट्रिक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये पॉजिटिव, पहला तर्क सही, बाकी आपको और कुछ नहीं सोचना है। अब इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ चलें तो यहां पर ये कथन है, ये राजनीतिक दलों को लेकर है। क्या सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए? तो यहां पर क्या सभी राजनीतिक दल जितने भी हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन सब पे क्या प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तो यहां पर इसी के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा है। बस ये एग्जांपल के तौर पर ये बोला जा रहा है कि आप इस तरह से पार्टी को हम एज्यूम कर सकते हैं। अब इसमें अगर कथन की बात करें तो कथन क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा देना क्या ये किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? आप उनके लिए कोई नियम लाइए, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, या फिर और भी आपका उनकी तरफ से कुछ गलतियां हो रही हैं, तो उनको लेकर आप नियम बनाइए। ऐसा नहीं है कि आप सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा देंगे। अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, देश को कौन संभालेगा, या देश की बागडोर आपका किसके हाथ में फिर आप देंगे? तो यहां अगर हम बात करें सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ये पूरी तरह से नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव स्टेटमेंट, अब कई सारे बच्चे ऐसे होंगे कि सर ये नेगेटिव मतलब ये सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं आपका कि उनका अजम्पशन सही था या नहीं था, या फिर वो आपका गलत हो गए बच्चे। तो यहां पर अगर हम बात करें पहले वाले तर्क की तो ये पॉजिटिव क्योंकि यस में है, और ये नेगेटिव क्योंकि ये नो के रेस्पेक्ट में दिया है, नहीं के रेस्पेक्ट में। अब पहला तर्क है, हाँ यह नेताओं को सबक सिखाने के लिए आवश्यक है। तो यहां राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दोगे, नेता तो सबक सीख जाएंगे, लेकिन सभी पर प्रतिबंध लगा दोगे तो बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे होंगे जो ईमानदारी से भी काम कर रहे हैं, और उनको भी आपका इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो पहला वाला जो तर्क है वो कहीं से कहीं तक इस कथन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसके बाद दूसरा, नहीं इससे प्रजातंत्र का अंत होगा, तो ये बिल्कुल सही है। हाँ, अगर राजनीतिक दलों पर सभी पर प्रतिबंध लगा देंगे तो इससे हमारा जो लोकतंत्र है वो खत्म हो जाएगा और तानाशाही की तरफ हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि केवल तर्क 2 अनुसरण करता है। तो बी ऑप्शन, केवल तर्क 2 अनुसरण करता है, केवल तर्क 2 अनुसरण करता है, ये सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा। टोटल 10 क्वेश्चन है और 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है आपको। अब इसमें तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के बहुत ज्यादा दिल के करीब है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेरोजगारी को लेकर है। जैसा कि हमारे देश में हम लोग देख रहे हैं कि बेरोजगारी एक चरम सीमा तक फैल चुकी है। काफी टाइम से लोग वेट करते रहते हैं कि सरकारी नौकरी आएगी, लेकिन नौकरी आती है उसके बाद उसका एग्जाम जो है वो आपका 1 महीने बाद ही करा लिया जाता है। आपको संभलने का या तैयारी करने का भी समय नहीं मिल पाता, और जब आप एग्जाम देकर आते हो, घर पहुंचते हो, तो आपको पता लगता है कि वो पेपर तो लीक हो गया है। जिसका पेपर अच्छा हुआ होता है वो बड़ा खुश होकर घर में आता है, लेकिन जब वो ये न्यूज़ सुनता है तो वो मन में बड़ा ही निराश हो जाता है, क्योंकि उसने इतने दिन से वो मेहनत कर रहा है और अच्छा पेपर करके आया, उसके बाद पेपर लीक हो गया। अब लीक हो गया, उसके बाद सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं होती है। लोग प्रोटेस्ट करते हैं, धरना देते हैं, और काफ़ी दिन तक वो संघर्ष करते हैं। उसके बाद सरकार को फिर अपनी नींद से जागकर उसको पता लगता है कि हाँ ये पेपर लीक हुआ था, तो इस पर कार्रवाई कुछ ना कुछ करनी चाहिए, क्योंकि जनता गुस्सा हो रही है और आगे उनको इलेक्शन में भी इस चीज़ को देखना है। तो उसके बाद फिर सरकार क्या करती है, उस पेपर को रद्द कर देती है और दोबारा कंडक्ट कराती है, जैसा कि आपका ये यूपी पुलिस का एग्जाम फिर से कराया जा रहा है। ठीक है, तो कई लोग तो ये सोचकर तैयारी नहीं कर रहे होंगे इस एग्जाम की, क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि सर ये दोबारा से पेपर रद्द हो जाएगा, क्योंकि जो पेपर लीक करने वाले माफिया हैं वो कहीं ना कहीं से तो पेपर लीक कर ही लेंगे। तो इसके लिए सरकार ने एक नियम बनाया है जो कि बहुत जरूरी भी है, और ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था कि जो भी पेपर लीक कर रहे हैं या फिर जो भी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं, उनके खिलाफ उनको सजा का भी प्रावधान है, और उन पे शायद 2 करोड़ का जुर्माना भी रखा गया है। तो ये एक बहुत ही सही नियम है जो कि जो माफिया हैं, जो नकल माफिया हैं, उनको रोकने में काफी हेल्प करेगा। तो इस क्वेश्चन पर आते हैं वापस। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या सभी शिक्षित बेरोजगारों, देखो ये टर्म इंपॉर्टेंट है आपका, शिक्षित बेरोजगारों यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही,
को सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। यानी कि जो आपका बेरोजगारी भत्ता है, जो लोग बेरोजगार हैं, इनके पास कोई भी नौकरी नहीं है, उनको सरकार की तरफ से जो मदद दी जाती है 2000, 3000, 4000, 2-3 हजार में कुछ होता नहीं आज के टाइम में, लेकिन तब भी वो सरकार मदद देती है, जो आपका दी जानी चाहिए। तो इसके बारे में पूछा है कि ये कथन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो बेरोजगारों को, अगर आप शिक्षित बेरोजगारों को आप बेरोजगारी भत्ता दोगे तो इससे वो लोग जो कि आपका काफ़ी गरीब फैमिली से आते हैं और काफ़ी उनके घर वालों ने अपनी ज़मीनें बेचकर या फिर आपका अपने घर गिरवी रखकर उनको पढ़ाया लिखाया है, तो उनके लिए क्या होता है कि उनके लिए तो ये बेरोजगारी भत्ता कुछ ना कहीं हेल्प करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, नालायक होते हैं, आलसी होते हैं, और उनको क्या है, अगर उनको बैठे बैठे अगर 2-3 हजार मिल जाएगा तो वो क्या करेंगे, फोन का रिचार्ज करा लेंगे, उनका इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सारा चलता रहेगा। इसके अलावा अगर उनके अंदर कोई नशे की आदत है तो वो नशे की आदत में वो आपका पैसा खर्च कर देंगे। तो यहाँ पर इसके नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। अगर बेरोजगारी भत्ता दे दिया जाएगा तो वो उसका नेगेटिव भी यूज कर सकते हैं। तो हमने देखा कि स्टेटमेंट की पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है। ये ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। अब इसमें हमें यह देखना है कि जो तर्क दे रखे हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहां पर क्या पॉजिटिव वाला जो तर्क है वो इसकी पॉजिटिव साइड को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या नेगेटिव वाला जो तर्क है वो इसकी नेगेटिव साइड को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमें चेक करना है इसमें। अब इसमें अगर हम बात करें पहले तर्क की, हाँ यह उन्हें नया रोजगार प्राप्त करने व स्वरोजगार शुरू करने में आर्थिक मदद करेगा। तो यहां पर जब भी आपका बेरोजगारी फैलती है तो हमारी सरकार का जैसे कि एक स्लोगन भी है कि आत्मनिर्भर बनो। तो आत्मनिर्भर बनो का मतलब क्या है कि आप अपना कुछ भी अपना नया स्टार्टअप करें, उसके लिए सरकार लोन आपको भाग भाग कर देगी। आप अगर लोन के लिए अगर आप कहीं चले जाओगे तो उसके पीछे आपके पीछे पड़ जाएंगे, फिर तो वो आपको लोन देकर ही मानेंगे। तो यहां पर सरकार की योजनाएं चल रही हैं, तो उसमें अगर कोई भी बेरोजगार लोग हैं, अगर बेरोजगारी अगर है वहां पर, तो उन्हें नया रोजगार प्राप्त करने में या स्वरोजगार शुरू करने में आर्थिक मदद मिलेगी। किससे? बेरोजगारी भत्ता से। तो भले ही वो आपका मदद काफी कम हो, लेकिन उनका जो बुरा समय होता है, बेरोजगारी का समय है, उसमें वो उनकी क्या करेगा, आर्थिक मदद करेगा। तो यहां पर पॉजिटिव वाला जो तर्क है वो पॉजिटिव साइड को सपोर्ट करता है। नेगेटिव वाले तर्क की अगर हम बात करें तो नहीं, यह बेरोजगार युवाओं में आलस्य उत्पन्न करेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो लोग जानबूझकर, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं किस्मत से बेरोजगार होते हैं, वो खूब मेहनत करते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको कुछ अलग ही आपके शौक लग जाते हैं और उसके बाद फिर उनका जब एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो वो भी बेरोजगार की कैटेगरी में आ जाते हैं। उनको अगर आर्थिक मदद दी जाएगी तो वो हो सकता है अपनी गर्लफ्रेंड का रिचार्ज करवा दें, या हो सकता है वो उस पैसे से अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चले जाएं या कुछ गिफ्ट लेके चले जाएं। वैलेंटाइन वीक में आपका ऐसे अक्सर कर होता है। तो यहां पर नहीं, यह बेरोजगार युवाओं में आलस्य उत्पन्न करेगा। ये केवल उन बेरोजगार युवाओं की बात हो रही है। तो यहां पर जो नेगेटिव वाला तर्क है वो नेगेटिव साइड, कथन की नेगेटिव साइड को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, ई ऑप्शन। यानी कि दोनों तर्क अनुसरण करते हैं, दोनों तर्क अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो यहां पर दोनों तर्क ऐसे होंगे जो कि क्या करेंगे, कथन को फॉलो करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। इससे आपको ये पता लगेगा कि हम किस तरह से स्टेटमेंट को जज कर रहे हैं कि कब वो पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, कब उसकी पॉजिटिव नेगेटिव बोथ साइड हैं। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक शादीशुदा लोगों के लिए भी आपका हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें काफी कुछ चीजें हमें पता लगेंगी। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से ज्यादा अच्छे हैं? एकल परिवार क्या होती है, न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या है, जिसमें जैसे अगर हम बात करें एकल परिवार की, तो एकल परिवार न्यूक्लियर फैमिली होगी जिसमें माता पिता होते हैं, माता पिता और उनके बच्चे। ठीक है, तो यहां पर चाचा चाची या दादा दादी वो साथ में नहीं रहते। तो यहां न्यूक्लियर फैमिली जो होंगी उनमें माता पिता उनके बच्चे रहते हैं। और अगर हम संयुक्त परिवार की बात करें, संयुक्त परिवार की, तो इसमें दादा दादी, इसके अलावा माता पिता भी हैं इसमें परिवार में,
और साथ ही साथ चाचा चाची, बुआ, एटसेट्रा। तो ये सारे आपके लोग एग्जिस्ट करेंगे किसके अंदर? संयुक्त परिवार के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पहले के जमाने में हम लोग देखते थे संयुक्त परिवार, लोग मिलजुल कर रहते थे और एक ही परिवार में एक ही जगह खाना बनता था, सब मिलजुल कर खाते थे। लेकिन आज का टाइम ऐसा आ चुका है कि यहाँ पर सबको अपनी अपनी आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। क्यों स्वतंत्रता क्यों चाहिए? ताकि वो अपने डिसीजन खुद ले सकें। ठीक है, अब यहाँ पर आज के टाइम में एकल परिवार ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें यह कहा है कि क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से ज्यादा अच्छे हैं? यानी कि न्यूक्लियर फैमिली जिसमें कम लोग होते हैं, माता पिता बच्चे होते हैं, ये परिवार इन परिवारों से ज्यादा अच्छे हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें कथन की, अगर हम कथन की बात करें तो कथन की पॉजिटिव साइड क्या है कि जो एकल परिवार हैं वो संयुक्त परिवार से अच्छे इसलिए हैं क्योंकि एकल परिवार में आज़ादी होती है, स्वतंत्रता होती है अपने डिसीजन लेने की। यानी कि अगर आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं या आप अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए आपको किसी से परमिशन नहीं लेनी है, वो आपका खुद का डिसीजन होगा। ठीक है, इसी के साथ अगर हम संयुक्त परिवार की बात करें तो संयुक्त परिवार जब भी हम लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो वहां पर सबसे बड़ी चीज होती है सुरक्षा। यानी कि आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। आपके जो भी दादा दादी होता है, दादा दादी ऐसे होते हैं कि इनके पास बच्चे सबसे ज्यादा सेफ रहते हैं। इसी के साथ साथ जो चाचा चाची होंगे वो भी बच्चों पे एक नजर रखते हैं, उनकी एक्टिविटी पे नजर रखते हैं, और वो कुछ भी गलत करते हैं तो वहां पर वो उनको टोक देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है सुरक्षा 100% मिलती है हमें कहाँ? संयुक्त परिवारों में। लेकिन अगर हम बात करें काम की तो यहाँ पर पहले के टाइम में ऐसा होता था कि जब परिवार मिलजुल कर रहता था तो वहाँ पर काम का बोझ कम होता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल अगर मिलकर भी लोग रह रहे हैं तो अपना काम दूसरे पे टाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक आइडियल केस लेकर चल रहे हैं, यानी कि इसकी पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड क्या है कि एकल परिवार में सुरक्षा नहीं मिलती, आपका बच्चों को सुरक्षा नहीं मिलती। माता पिता नौकरी के लिए निकल जाते हैं, बच्चे अकेले रहते हैं किसी आया वगैरह के अंडर में या कोई भी आपका एक थर्ड पर्सन के अंडर में, जो कि आपके बच्चे से बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं होता। तो यहां पर इसकी नेगेटिव साइड भी है। अब यहां पर अगर हम बात करें पहले तर्क की कि नहीं संयुक्त परिवार सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, तो यह बात बिल्कुल सही है, नेगेटिव साइड को सपोर्ट भी करती है क्योंकि संयुक्त परिवार जो है वो उसमें सुरक्षा 100% हमें मिलेगी। इसी के साथ साथ काम के बोझ को भी कम करने में मदद मिलती है। साथ ही साथ जो काम होता है वो 3 या 4 लोगों में बराबर बराबर बंट जाता है। तो ये पहला वाला तर्क नेगेटिव है और ये इसकी नेगेटिव साइड को सपोर्ट करता है। दूसरे वाले तर्क पर आते हैं तो यहां पर दिया है हाँ एकल परिवार अपनी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं, तो ये भी आपका पॉजिटिव साइड को सपोर्ट करेगा ये तर्क। क्यों? क्योंकि जो एकल परिवार होते हैं उनमें आज़ादी होती है अपने डिसीजन लेने की। तो आपके डिसीजन है, आपका परिवार है तो आपके डिसीजन होने चाहिए, तो ये इसकी पॉजिटिव साइड को भी सपोर्ट करता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ई ऑप्शन। दोनों तर्क अनुसरण करते हैं, दोनों तर्क अनुसरण करते हैं। ठीक है, आपके अगर कुछ भी डाउट होते हैं कि ये कथन सर, ये तर्क सर ने कैसे सही कर दिया, ये तर्क सही नहीं होना चाहिए था, तो आप उसको कमेंट में लिखकर एक बार जरूर बताना। तो यहां पर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्या छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए? इस कथन से हमें मिर्जापुर का डायलॉग याद आ गया जो मुन्ना भैया बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो, IAS बनो, क्यों राजनीति के चक्कर में पड़े हो। इस तरह का कुछ मीम्स वगैरह चलते रहते हैं। तो यहां पर छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क बना है, हमें ये पहचानना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो कथन की अगर हम बात करें तो यहां कथन की पॉजिटिव साइड क्या है? अगर छात्र राजनीति में भाग लेते हैं तो पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे, जिससे हमारे देश को आर्थिक मतलब देश को हमारे मदद मिलेगी। एक पढ़े लिखे हाथों में अगर देश होगा तो देश हमारा और अच्छे से तरक्की करेगा। यानी कि पढ़े लिखे लोग होंगे, वो अपनी जो भी उनकी क्षमता है वो उस पूरी क्षमता से काम करेंगे अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहां पर छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए। और इसकी पॉजिटिव साइड क्या है? क्योंकि अगर छात्र राजनीति में भाग लेते हैं तो देश और अच्छे से तरक्की कर पाता है।
इन कंपैरिजन टू उन लोगों के जो कि क्या है, पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं, 8वीं पास हैं, 7वीं पास हैं और राजनीति में चले गए और केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो एक समाज के बारे में भी सोचते हैं। तो यहां पर कथन है, ये इसकी क्या है, पॉजिटिव साइड। नेगेटिव साइड की बात करें कि अगर छात्र राजनीति में चले जाएंगे तो अगर आप अभी देखेंगे तो बीजेपी की जो मेंबरशिप है वो शायद 50 करोड़ के ऊपर लोगों ने ऐसे कुछ ले रखी है। अब इतने सारे मेंबर हैं बीजेपी पार्टी के अंदर, इतने कार्यकर्ता हैं, उनमें से कितने लोग हैं जो कि आपका सांसद, एमएलए, एमपी या फिर आपका प्रधानमंत्री, ये सब मुख्यमंत्री बन पाते हैं? कुछ ही लोग हैं, आपके सेलेक्टेड लोग हैं। बाकी सारे लोग क्या है, अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं। आजकल तो ट्रेंड चल रहा है कि एक अगर आप कार्यकर्ता हैं किसी भी पार्टी के तो एक आप स्कॉर्पियो खरीद लो, स्कॉर्पियो पे लगा लो झंडा और उसके बाद आराम से खूब घूमते रहो और कहीं पुलिस पकड़े तो कह देना कि जानते हो ना कौन सी पार्टी से हैं। तो यहाँ पर ये सब धमकियां आज के टाइम में चलती रहती हैं। तो अगर हम बात करें इस कथन की तो राजनीति में भाग लेने के नेगेटिव भी पॉइंट्स हैं, यानी कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं। अब इसमें तर्क की बात करते हैं। पहला तर्क दे रखा है, हाँ यह उनमें नेतृत्व के गुण को विकसित करने में मदद करेगा। तो छात्र अगर राजनीति में भाग लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका उनमें नेतृत्व का गुण विकसित होगा, क्योंकि जब आप एक सभा को संबोधित करते हैं, लोगों को जब आप संबोधित करते हैं तो वहां पर आप में नेतृत्व का गुण विकसित होता है। लेकिन क्या राजनीति में जाने से ही नेतृत्व का गुण विकसित होता है? ऐसा भी नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो एनजीओ वगैरह चलाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो राजनीति में नहीं जुड़े हैं और एक बड़ी पॉपुलेशन या बड़ी भीड़ को भी वो क्या करते हैं, वो नेतृत्व करने की उनमें क्षमता होती है। तो ऐसा नहीं है कि राजनीति में जाने से ही आप में नेतृत्व का गुण विकसित होगा। तो यहां पर पहला वाला जो तर्क है, फर्स्ट वाला, ये 50% तो आपका क्या है, ट्रू, और 50% क्या है, फॉल्स है। यानी कि कुछ आपका कुछ जगह तो ये सही है कि हाँ नेतृत्व के गुण को विकसित तो होगा, लेकिन क्या राजनीति में जाने से ही होगा? ऐसा नहीं है। आपको और भी जगह ऐसी मिलेंगी जहां पर आप अपने नेतृत्व के गुण को विकसित कर सकते हो। नेतृत्व का मतलब क्या है, लीडरशिप। अब यहां पर अगर हम दूसरे वाले तर्क की बात करें, नहीं उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए और अपना व्यवसाय सुनिश्चित करना चाहिए। तो सभी लोग जो भी आपका राजनीति में भाग ले रहे हैं उससे उनका करियर खराब हो रहा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए और अपना व्यवसाय यानी कि अपना कोई भी अपना करियर चुनकर, चाहे वो डॉक्टर बने, सीए बने, वकील बने, अपना एक करियर सुनिश्चित करना चाहिए। तो ये भी कथन जो आपका दूसरा तर्क है, ये भी 50% तो ट्रू है, लेकिन 50% ये फॉल्स भी है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि अगर सभी लोग पढ़ लिख कर अपना करियर सुनिश्चित कर लेंगे तो जो देश है उसको संभालने के लिए पढ़े लिखे लोग आगे नहीं आएंगे। तो फिर आपके जो देश की बागडोर है वो किसी अनपढ़ के हाथ में चली जाएगी या फिर ऐसे लोगों के हाथ में चली जाएगी जिनको केवल अपने परिवार को ही पालना है या अपने मोहल्ले या अपने कस्बे का ही उन्हें विकास करना है। तो यहाँ पर दूसरे वाले तर्क ये भी आपका क्या है, 50% ट्रू और 50% फॉल्स। तो ये वाला क्वेश्चन इसीलिए रखा गया था क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आइदर और में आते हैं। तो यहां पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, या तो तर्क 1 या तर्क 2 अनुसरण करता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आइदर और में आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन, क्या युवाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए? स्वरोजगार का मतलब क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब आप अपना कुछ भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी आप एंटरप्रेन्योर वगैरह बन रहे हैं, तो आप अपना कुछ रोजगार अपना विकसित खुद ही से कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए युवाओं को। तो ये कथन दे रखा है। तो सरकार द्वारा अगर युवाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रोत्साहित किया जाएगा तो यहां पर बेरोजगारी क्या होगी, कम होगी, ऑटोमेटिकली कम होगी, क्योंकि बेरोजगार जितने ज्यादा लोग हैं उनको स्वरोजगार अगर आप देते जाओगे, अपना रोजगार उनको खुद विकसित करने में मदद करोगे, तो ये भी आपका क्या है, इससे बेरोजगारी कम होगी। अब ये जो कथन है ये क्या है, पूरी तरह से पॉजिटिव, इसकी कोई भी नेगेटिव साइड नहीं है कि स्वरोजगार के प्रति प्रोत्साहित करोगे इससे उन्हें कुछ नुकसान होगा। अब इसमें जो तर्क है वो आपका पॉजिटिव वाला है। कई लोग आंख बंद करके इसका आंसर पहला लगा देंगे और ये आपका सही भी है। दूसरा वाला ये भी पॉजिटिव दे रखा है, तो यहां पर ये भी क्या करेगा, उसको सपोर्ट करेगा।
अब इसमें ये दिया था पहला तर्क, इससे वे देश के व्यावसायिक विकास में मदद करेंगे। तो अगर आप युवाओं को स्वरोजगार या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आप उनको प्रोत्साहित करोगे, इनकरेज करोगे, तो आपको जो युवा होंगे वो देश के व्यावसायिक विकास में यानी कि आर्थिक तरक्की करने में वो मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो छोटे छोटे अपने व्यवसाय शुरू करेंगे, उससे देश को क्या मिलेगी? आर्थिक मदद मिलेगी, देश की इकोनॉमी और ज्यादा बढ़ेगी। तो यहां पर जो पहला वाला कथन है ये इसकी पॉजिटिव साइड को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद दूसरे वाले अगर हम तर्क पर जाएं तो ये भी आपका पॉजिटिव तर्क दे रखा है, हाँ, इससे वे बाजार में नौकरी के दबाव को कम करेंगे। तो ये भी अगर हम तर्क देखें कि अगर आप स्वरोजगार के लिए लोगों को प्रोत्साहित करोगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वो जो भी रोजगार जनरेट कर रहे हैं उससे कई लोगों को आपका वहां पर नौकरी के अवसर मिलेंगे। इससे क्या होगा कि जो बाजार में बेरोजगारी का दबाव है वो भी आपका काफी हद तक कम हो जाएगा। तो यहां पर दूसरा वाला तर्क है ये भी फॉलो करेगा किसको? कथन को, स्टेटमेंट को। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? ई ऑप्शन। ई ऑप्शन क्या था? दोनों तर्क अनुसरण करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने की जो ट्रिक बताई थी उससे भी कई लोगों ने आंसर इसका सही लगा लिया होगा। उसके लिए बहुत ज्यादा हमें डिटेल में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कथन पॉजिटिव है, तर्क पॉजिटिव, तो दोनों वो उसको क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी कोई भी नेगेटिव साइड नहीं है। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में अभी रिसेंटली आपका बांग्लादेश के जो शरणार्थी हैं वहां पर आपका जो भी राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, जिसके चलते वहां की पीएम जो हसीना जी थी वो भी हम लोगों के कंट्री में आकर कुछ दिन अभी रुकी थी, अभी शायद यहाँ पर कंट्री में ही हम लोगों के। तो उसी को लेकर आपका ये क्वेश्चन है। ये ध्यान रखना है आपको कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो अभी रिसेंटली जो भी आपके टॉपिक्स चल रहे हैं उन पर ज्यादा पूछे जाते हैं। कथन क्या दे रखा है? क्या सभी शरणार्थियों को जिन्होंने देश में अनाधिकृत रूप से प्रवेश लिया है उन्हें उनके देश बलपूर्वक वापस भेज देना चाहिए? यानी कि जब भी कभी किसी कंट्री में या तो आतंकवादी कोई हमला होता है या राजनीतिक कोई उथल पुथल होती है, इमरजेंसी की कंडीशन आती है, तो वहां से लोग हैं वो पलायन करने लगते हैं। जो भी सीमावर्ती देश होते हैं उनमें वो आपके जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं और वहां पर वो शरण लेते हैं। उनको क्या बोला जाता है? शरणार्थी। ठीक है। तो उनके दूसरे देश में आने का जो रास्ता है वो गलत है। यानी कि वो अगर लीगली अगर आते तो ऐसे इसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो इलीगल रूप से आ रहे हैं। लेकिन हमें साथ में ये भी कंसीडर करना है कि वहाँ उनके देश की जो कंडीशन है उस कंडीशन में अगर कोई भी होगा तो अपनी जान बचाकर वो दूसरी जगह जाने की कोशिश करेगा पूरी तरह से। तो यहां पर ये आपका कथन दिया है और इसमें यह पूछा है क्या सभी शरणार्थियों को जिन्होंने देश में अनाधिकृत रूप से प्रवेश लिया है उन्हें देश पे बलपूर्वक वापस भेज देना चाहिए? तो बलपूर्वक किसी को वापस भेजना, शरणार्थियों को जो आपके पास आए हुए हैं और केवल आपके ही उम्मीद से हैं कि आप उनकी मदद करेंगे, तो उन पर हमें बल का प्रयोग करना बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है। तो उनको समझा बुझाकर या फिर उनके देश की स्थिति जब ठीक हो जाए तो उस समय उनको वापस भेजो। तो ये आपका एक तरह से लॉजिकल भी रहेगा। अब इसमें कथन की बात करें तो यहां कथन है ये आपका क्या है? नेगेटिव है। इसकी कोई भी आपका पॉजिटिव साइड नहीं है। किसी भी शरणार्थी को कोई आपके घर पे मदद मांगने आता है तो आप उसको बलपूर्वक घर से नहीं निकाल सकते। आप इंतजार कर सकते हो कि आगे स्थिति सुधरे तब आप उनको वापस भेजो। अब इसमें पहला तर्क क्या दे रखा है? हाँ, क्योंकि उन्होंने कुछ क्षेत्रों में अपना अधिकार कर कॉलोनी बसा ली है। तो ऐसा अक्सर कर होता है कि जो शरणार्थी आते हैं वो अपने कैंप बना लेते हैं, सीमा से सटे हुए एरिया होते हैं वहां पर अपना कैंप बना लेते हैं, कॉलोनियां बना लेते हैं, और जब वो कुछ टाइम रहने लगते हैं तो वहां पर वो एक जबरदस्ती तरह से आपका पूरा वो अधिकार जमा लेते हैं। तो क्या इस वजह से आप उन शरणार्थियों को अपने यहाँ शरण नहीं दोगे या फिर उनको बलपूर्वक उनके देश में वापस भेज दोगे? उनके जो बच्चे हैं या फिर उनके जो महिलाएं साथ में हैं उनको अगर आप उन दूसरे अगर उनकी कंट्री की कंडीशन सही नहीं है और आतंकवादियों के अगर हवाले कर रहे हो तो ये बिल्कुल तरह से आपका मानवीयता के खिलाफ होगा। तो यहाँ पर पहला तर्क है कि उन्होंने कुछ क्षेत्रों में अपना अधिकार कर लिया है, कॉलोनी बसा ली है, इसके चलते उन्हें वापस भेज देना चाहिए बलपूर्वक। तो यहाँ पर ये जो तर्क
तर्क है ये उसको कहीं से कहीं तक फॉलो नहीं करेगा। दूसरी चीज, आप इसमें ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, तो ये इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा। दूसरा जो आपका तर्क दे रखा है ये नेगेटिव में है, नहीं उन्होंने अपना घर भूख या आतंक की वजह से छोड़ा है, मानवीयता के नाते उन पर बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये वाला आपका जो दूसरा तर्क है, अपने दिमाग में जो चीजें, जैसे अभी आपका रिसेंटली चल रहा है ना कि कई लोग ऐसे होते हैं जो हाँ सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हैं कि नहीं शरणार्थी आ गए, उनमें आतंकवादी भी आए होंगे तो हमारे देश में आतंकवाद बढ़ जाएगा, तो हम लोग अपनी मानवीयता को कहीं ना कहीं भुला देते हैं वहां पर। तो हमें अपनी मानवीयता को बनाए रखना है और उसी के चलते हमें जो भी लोग हमारे पास शरण देने आते हैं तो उनको हमें पूरी तरह से आपका उस समय सपोर्ट करना चाहिए और बाद में उनके अगर कंट्री की कंडीशन सही होती है उसके बाद उन्हें भेजना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा जो तर्क है ये नेगेटिव है और ये इस नेगेटिव वाले कथन को पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन सही होगा, केवल तर्क 2 अनुसरण करता है, केवल तर्क 2 अनुसरण करता है, ये इसका आंसर सही हो जाएगा 7th वाले का। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन 8 की तरफ। क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर होने वाले भारी धन खर्च को रोक देना चाहिए? तो अभी रिसेंटली आपके ओलंपिक गेम चल रहे हैं और आज उसका लास्ट दिन है। तो यहां पर अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर सरकारें होती हैं वो पैसा खर्च करती हैं, आपका बहुत सारा पैसा खिलाड़ियों पर लगाया जाता है। अभी हमारे तो कथन आपका जो स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पर उसमें ये दिया है, क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर होने वाले भारी धन खर्च को रोक देना चाहिए? तो रिसेंटली ओलंपिक हमारे जो गेम है वो आज ही कंप्लीट हुए हैं और 130 करोड़ आबादी वाले देश में केवल मेडल कितने आए हैं आपके? टोटल 6, और 6 मेडल में केवल एक ही हमारा सिल्वर मेडल मिला है और वो कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि वो किसे मिला है। तो सिल्वर मेडल 1 मिला है, उसी के साथ साथ हमें टोटल मिलाकर 5 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। लेकिन हमारे इतने बड़े देश में एक भी गोल्ड मेडल हमें नहीं मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी तैयारियों, हमारी सरकारी जो आपका कमियां हैं या फिर जो भी आपका धन खर्च करती है सरकार खेलों पर, तो उसकी वजह से हम लोग हमारे देश में जैसा कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उन प्रतिभाओं को उभार कर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का जो जुनून होना चाहिए, जो जज्बा होना चाहिए, उसकी कमी कहीं ना कहीं आपका देखी जाती है। और उसी का रिजल्ट है कि ओलंपिक खेलों में जो प्रदर्शन है हमारा वो हमारे उम्मीद के अनुरूप बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर कथन की बात करें तो यहाँ पर कथन में ये बोला है सरकार को ओलंपिक खेलों पर होने वाले भारी धन खर्च को रोक देना चाहिए। तो प्रत्येक सरकार जो भी ओलंपिक गेम्स होते हैं उन पर एक धन खर्च करने के लिए एक राशि आवंटित करती है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी जेब से दे रहे हैं। तो वो सरकार जो भी हम लोग टैक्स देते हैं, जो भी आम जनता टैक्स देती है, उससे जो भी एक सेक्शन बनाया जाता है, धन आवंटित किया जाता है जो कि खर्च किया जाएगा किस पे? अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर। तो इसमें जो कथन स्टेटमेंट दिया था, स्टेटमेंट, क्या उसको रोक देना चाहिए? तो ये पूरी तरह से क्या है? नेगेटिव है, इसकी कोई भी पॉजिटिव साइड नहीं है। अब इस जो ट्रिक है वो हमसे क्या कहती है कि ये वाला पहला वाला तर्क है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो ये तो बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा, ये नेगेटिव ये इसको पूरी तरह से फॉलो करेगा। तो आप आंख बंद करके भी इसका आंसर लगा सकते हैं कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। और हम इसको डिस्कस भी कर लेते हैं कि हाँ, इस धन का प्रयोग गरीबों के लिए होना चाहिए। तो गरीबों के लिए उनकी जो योजनाएं होती है, गरीबों के लिए जो बनाई जाती हैं, उसके लिए धन का आवंटन अलग से किया जाता है। ऐसा नहीं है कि खेलों का धन आप लेकर गरीबों को दे दोगे तो उससे गरीबों का कल्याण होगा। तो यहाँ जो पहला वाला तर्क है ये बिल्कुल भी आपका अनुसरण नहीं करेगा, किसको? कथन को। अब दूसरा वाला तर्क दे रखा है, नहीं, इससे खिलाड़ी निराश होंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो अभी हाल ही में रिसेंटली जो विनेश फोगाट का केस चल रहा है, तो वहां आपका ओलंपिक पहुंचने के लिए उन्होंने एक कितनी बड़ी जर्नी तय की। सरकार से उन्होंने लड़ाई मोल ली, उसी के साथ साथ उन्होंने जो भी आपके प्रदर्शन थे वो किए और एक खिलाड़ियों को एक जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसके लिए वो उन्होंने काफी आपका देश
में लड़ाई लड़ी, उन्होंने एक लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़ी। तो इससे लाई से वो पार पाते हुए वो ओलंपिक में पहुंची, लेकिन वहां पर 100 ग्राम अतिरिक्त वजन की वजह से उनको उस खेल से क्या कर दिया गया था, बाहर कर दिया था, वो नियम के आपके अनुकूल किया गया था। तो यहां पर स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है, लेकिन जो तर्क दूसरा है कि नहीं इससे खिलाड़ी निराश होंगे, जब आप धन खर्च नहीं करोगे तो आपका खिलाड़ी ऑब्वियसली क्या होंगे, निराश होंगे, और इससे उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रदर्शन पर भी असर पड़ेगा। तो यहां पर दूसरा वाला जो तर्क है ये नेगेटिव है और ये पूरी तरह से क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो इसका आंसर बी ऑप्शन आएगा, केवल तर्क दो अनुसरण करता है, केवल तर्क दो अनुसरण करता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बच्चों को माता पिता के बुजुर्ग होने पर उनकी देखभाल करने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए? तो एक बहुत ही इमोशनल क्वेश्चन है कि माता पिता, जो गरीब माता पिता हैं, उनके जो बच्चे हैं वो उनको घर से बाहर निकाल देते हैं और घर से बाहर निकालने के बाद वो दर दर की ठोकरें खाते हुए फिरते हैं। तो यहाँ पर उन माता पिता के सहूलियत के लिए, उनके सुविधा के लिए क्या बच्चों को कानूनी रूप से जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए? ये आपसे कथन में पूछा गया है, बाद में क्वेश्चन मार्क है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट की, तो क्या आप किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी का बेटा हो, भाई हो, या फिर आपका किसी का पति ही क्यों ना हो, तो यहां आप किसी भी पर्सन को किसी दूसरे की जिम्मेदारी उठाने या उसकी देखभाल करने के लिए आप कानूनी रूप से उसको मजबूर नहीं कर सकते। मतलब उसकी अगर इच्छा होगी देखभाल करने की या उसकी इच्छा होगी जिम्मेदारी उठाने की तो वो जिम्मेदारी उठाएगा, अगर इच्छा नहीं होगी तो कानूनी रूप से हम उसको बिल्कुल भी विवश नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो कथन है कि क्या माता पिता के बुजुर्ग होने पर उनकी देखभाल हेतु कानूनी रूप से बच्चों को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए, ये क्या है, आपका नेगेटिव कथन है, इसकी कोई भी पॉजिटिव साइड नहीं है। अब कई बच्चे बोलेंगे इसकी सर ऐसे तो बढ़ावा मिलेगा उन लोगों को जो कि अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं। तो यहां पर ये एक समाज की कड़वी सच्चाई है कि आप अपने बच्चों को आप संस्कार देते हैं, अच्छी तरह से पालते हैं, माता पिता अपने बच्चों पर पूरा जीवन पूरी तरह से न्यौछावर कर देते हैं, उसके बाद भी उनके बच्चे ऐसे होते हैं जो बुढ़ापे में उनकी सेवा नहीं करते या उनकी देखभाल नहीं करते। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं तो सरकार, ऐसा नहीं है कि सरकार 24 घंटे उन पर नजर रखेगी या उनको कानूनी रूप से मजबूर कर सकती है, ये भी आपका नियम के पूरी तरह से खिलाफ है। तो यहां पर अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, ये नेगेटिव है। पहला तर्क, हाँ इस तरह के मामलों को कानूनी रूप से ही सुलझाया जा सकता है, तो यहां पर ये पॉजिटिव वाला तर्क है, ये इसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहां पर इस तरह के मामलों को हम समझा बुझाकर जरूर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं कि हम बच्चों को बुला लें, माता पिता को बुला लें और उनकी सुलह करा दें, समझा बुझा दें। लेकिन उसके बाद भी अगर वो उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं तो यहां पर उनको कानूनी रूप से हम मजबूर नहीं कर पाएंगे। दूसरा तर्क यह है कि नहीं, केवल इसी के द्वारा गरीब माता पिता को आराम मिल सकता है। तो ये दूसरा वाला जो नेगेटिव तर्क है ये भी आपका कथन को सपोर्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अगर जिम्मेदार अगर नहीं बना रहे हैं तो इसकी के द्वारा आपका गरीब माता पिता को आराम मिल सकता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर कानून बनाना ही केवल इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। आप अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं और वो उसके हिसाब से आगे चल के आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं, ये किस्मत पे भी आपका एक पूरी तरह से निर्भर करता है कि आप अपने बच्चों को किस तरह से चीजें सिखा रहे हैं और आप उनको किस तरह से लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला तर्क है ये भी आपका फॉलो नहीं करेगा, किसको, कथन को। तो इसका जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ना तो तर्क एक ना तर्क दो अनुसरण करता है, तो इसका आंसर नाइदर वन नॉर टू सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है। अब इसके बाद दूसरे वाले अगर हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो यहां पर एजुकेशन को लेकर बात की गई है, क्या भारत में स्कूल शिक्षा को मुफ्त कर देना चाहिए? तो कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि भारत में इस समय साक्षरता की दर क्या चल रही है, कितनी साक्षरता दर है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर
किस प्रदेश में है और सबसे कम साक्षरता दर किस प्रदेश में है, ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। यहाँ पर ये बोला गया है कि भारत में स्कूल शिक्षा यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको पूरी तरह से क्या कर देना चाहिए, मुफ्त कर देना चाहिए। तो यहाँ अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो कोई भी चीज पूरी तरह से अगर हम फ्री कर देंगे, मुफ्त कर देंगे, तो ये आपका क्या होगा, एक तरह से हम क्वालिटी से समझौता करेंगे वहां पर। तो अगर शिक्षा को पूरी तरह से फ्री कर दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, सरकार को अतिरिक्त पे करना पड़ेगा। जैसे जो भी स्कूल है अगर आप उनसे बोलोगे कि आपको बच्चों से फीस नहीं लेनी है तो सरकार को भी उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो स्कूल चला रहे हैं तो उनके खर्चे भी हैं, उन्हें अपने अध्यापकों को भी खर्चा देना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कथन की तो ये कथन क्या है, पूरी तरह से नेगेटिव है। स्कूली शिक्षा को मुफ्त करना ये सॉल्यूशन नहीं है। आप शिक्षा में आपका जो भी आपके जो फीस है उसको आप कुछ कम जरूर कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से मुफ्त नहीं कर सकते। अब इसमें अगर हम तर्क की बात करें, पहला तर्क, हाँ यह साक्षरता दर बढ़ाने का एकमात्र रास्ता है। तो ये आपका जो पहला तर्क है ये पॉजिटिव है और ये बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि साक्षरता दर बढ़ाने के और भी तरीके होते हैं। और भी तरीके मतलब हम वेलफेयर प्रोग्राम चलाएं, लोगों को जागरूक करें शिक्षा के लिए कि अगर अपने बच्चों को आप शिक्षित बनाते हैं तो उसके भविष्य में क्या फायदे हैं। तो यहाँ हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम शिक्षा को मुफ्त कर देंगे तो लोग आपका क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा साक्षर होंगे। ये साक्षरता दर बढ़ाने का ये एकदम से आपका एकमात्र रास्ता नहीं है। इसके बाद अगर हम दूसरे वाले तर्क की बात करें तो नहीं, इससे सरकारी कोष पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप एजुकेशन को फ्री करते हो तो प्राइवेट स्कूल या फिर जो भी गवर्नमेंट स्कूल है उनको आपको कंपनसेशन के तौर पर कुछ पैसे देने पड़ेंगे और इससे क्या होगा, जो सरकारी कोष है उस पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा। तो यहाँ पर दूसरा वाला जो तर्क है ये अनुसरण करेगा और इसका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। केवल तर्क 2 अनुसरण करता है, केवल तर्क 2 अनुसरण करता है। तो आज की क्लास में हमने जो 10 MCQ डिस्कस किए, आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपके कितने MCQ इसमें सही थे। तो यहाँ आज की क्लास में हमने केवल बस एक अप्रोच बनाई है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करे जाएंगे और इसके लिए ट्रिक क्या रहेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर सही पता लगाने में। इसी के साथ आज की क्लास के बाद लगातार अगले 5 या 6 दिन हम लोग लगातार वीडियो बनाएंगे 10 MCQ 10 कॉन्सेप्ट के, जो भी स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कथन तर्क हो या कथन निष्कर्ष या कथन और पूर्व कल्पना, जितने भी स्टेटमेंट को लेकर चैप्टर्स हैं, 6 या 7 चैप्टर हैं, उनको लेकर हमारे लगातार आपके वीडियो रहेंगे। इन जो आपके ये टॉपिक है, जितने भी कथन को लेकर पूछे जाते हैं, इनसे लगभग आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो अगर 56 में से 8 से 10 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपकी रैंक पर काफ़ी असर पड़ेगा। तो यहाँ ये जो सेक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं और इसी को हम इतने अच्छे तरीके से कर लेंगे। केवल 10 क्वेश्चन की ज़रूरत है, उसके बाद बस उसको आप प्रैक्टिस करना चाहो तो 20-20 क्वेश्चन आप उनके प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में जाना, आपका एग्जाम में क्वेश्चन सही होगा, गलत बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ आज की क्लास में हमने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वो क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे या नहीं रहे। अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास यहाँ पर हम ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।